मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने इसके पहले भाग के वीडियो में आपको संसाधन के विषय में बताया था। आपने संसाधन के उपयोग और संसाधन का वर्गीकरण हमने पहले वीडियो में आपको दिखाए थे। वर्गीकरण जो किया गया था वो 5 प्रकार का 5 भागों में उसे बांटा गया था। जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन थे उनको 5 भागों में बांटा गया था। जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। अब वो जो 5 भाग में बांटे गए हैं उसका हम आज डिटेल में हर संसाधन के विषय में हम पढ़ेंगे। कल का अगला जो वीडियो था उस वीडियो में पहला जो संसाधन था वो मौलिकता के आधार पर था, यानी मौलिकता के आधार पर संसाधन। मौलिकता के आधार पर जो संसाधन है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। आइए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन के विषय में जानते हैं। जानिए, प्रकृति से प्राप्त संसाधन जो मानव को निःशुल्क प्रदान किया है, यानी प्रकृति हमें इन संसाधनों को निःशुल्क देती है, कहीं हमसे उसका कोई भी मूल्य नहीं लेती और यह हमें मिलता रहता है। जैसे चट्टानें, मिट्टी, खनिज, जल, वनस्पति, जीव जंतु, ये जितने संसाधन हैं ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसका दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, अर्थात प्रकृति से जो हमें वस्तु प्राप्त होती है, यानी कि अर्थात मिट्टी, चट्टाने, खनिज, जल, वनस्पति, जीव जंतु आदि अनेक वस्तु, गेहूं, चावल, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो यह जितने भी संसाधन हैं इन संसाधनों को, यानी प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को मूल रूप में उसके मूल रूप से परिवर्तित करके, मूल रूप को उपयोग में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। उसके मूल रूप से का उपयोग में परिवर्तित करके फिर इसको लाया जाता है। जैसे लौह अयस्क का उपयोग हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो हमें खनिज पदार्थ, कोई भी खनिज पदार्थ, चाहे लौह अयस्क हो, चाहे बॉक्साइड हो, कोई भी खनिज पदार्थ हो, हम उसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, निकलने के बाद हम उसका परिष्कृत करके फिर उसका उपयोग करते हैं। जैसे लौह अयस्क है, लौह अयस्क को लोहे में परिवर्तित किया जाता है, बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित किया जाता है, तब जाके इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार की मशीनें, तारे, अन्य प्रकार की जो भी रेल की पटरियां, रेल के इंजन आदि बनाकर हम उसका उपयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मौलिकता के आधार पर 2 चीजें होंगी। इसके बाद आता है दूसरा जो संसाधन है वह पुनः पूर्ति के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, यानी कि जिनको हम बार बार पुनः पूर्ति कर लेते हैं। जैसे इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट है नवीकरणीय संसाधन,
नवीकरणीय मतलब वे संसाधन जिनका उपयोग में आने के बाद पुनः उत्पादित किया जा सके। यानी कि हम एक बार उपयोग करते हैं, फिर हम दोबारा उसका फिर से उपयोग करें, इसी को कहते हैं नवीकरणीय, यानी कि बार बार उसका उपयोग करना। जैसे कृषि, मृदा, जीव जंतु, सौर ऊर्जा, ये हमें लगातार प्राप्त होती रहती है, समझे? ये हमें नवीकरणीय संसाधन में आता है। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं लाया जा सके। यानी कि हम उसका एक बार खाली उपयोग करते हैं, इसको दोबारा उपयोग में हम नहीं ला सकते। जैसे पेट्रोल, कोयला, एक बार पेट्रोल का उपयोग कर लिए, हम उसको दोबारा, इसी प्रकार कोयले को एक बार जल गया, हम दोबारा उसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसको हम बार बार इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसके बाद तीसरा जो संसाधन है उद्भव, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन जो जैविक पदार्थों से बने होते हैं, यानी कि जिसमें जीवन होता है, जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है, उससे पदार्थ बनते हैं, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, खनिज। अब आप कहेंगे कोयला और खनिज निर्जीव है, ये कैसे जैविक हुआ? लेकिन जैविक का कारण इसका यह है जो इसकी उत्पत्ति है जैविक पदार्थों से है। कालांतर में कभी किसी वक्त इस पृथ्वी पर आए हुए अकाल, भूकंप, कुछ इस प्रकार की त्रासदी के कारण हमारे बड़े बड़े जंगल, जीव जंतु वह पृथ्वी के अंदर समा गए और करोड़ों वर्षों तक नीचे पड़े रहने के कारण अंदर के ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण वह कोयले, कुछ कोयले भी बदल गए और उसमें से कुछ पदार्थ खनिज तेल, जिसे क्रूड ऑयल के रूप में पृथ्वी के नीचे जाके वे जमा हो गए। इसलिए इसको जैविक संसाधन कहते हैं। इसके बाद आता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन इसमें चट्टान, मृदा, जल आदि सम्मिलित है। ये जैव मंडल के सदस्य न होने के कारण इन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके बाद जो चौथा है वह उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार, इसे यानी कि जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसके रूप में भी इसको बांटा गया है। उपयोगिता पहला ऊर्जा देने वाले संसाधन। ऊर्जा देने वाले संसाधन का क्या अर्थ है? आज हम जिस युग में जी रहे हैं यह मशीन का युग है। मशीन के युग में किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम कहीं से प्राप्त करें, चाहे वो कोयले के से प्राप्त करें, पेट्रोल से प्राप्त करें, कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो। तो ऐसे जो संसाधन मशीन को चलाने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा होती है, ऊर्जा प्रदान करने वाले उस संसाधन को हम ऊर्जा के संसाधन
कहते हैं। अब इसमें कोयला भी आता है, खनिज तेल भी आते हैं। कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास आदि। अब ये जो संसाधन हैं, ऊर्जा के संसाधन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा जो प्राचीन काल से उपयोग में हो रहा है ऊर्जा के रूप में, वो परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, ये प्राचीन काल से ही, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे धीरे इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हम करते आ रहे हैं। इसके बाद आता है गैर परंपरागत साधन। गैर परंपरागत साधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। इसका उपयोग अब हम आजकल, जब मैंने मशीनी युग में प्रवेश किया, इसका हम उपयोग करते आ रहे हैं, करना शुरू किए हैं। ये इनका उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इन पेट्रोल का, प्राकृतिक गैस का, परमाणु ऊर्जा का, इनका उपयोग हम सीधे नहीं करते हैं, इसको हमको बदलना पड़ता है। इसीलिए ये नवीनीकरण में भी कहते हैं, नवीनीकरण में भी ये इनका उपयोग होता है। नवीनीकरण, इसीलिए इसको नवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। इसका उपयोगिता के आधार में दूसरा है कच्चे माल के रूप में। कच्चे माल के रूप में यानी कि हमें ऐसे संसाधन जो कच्चे माल के रूप में उपयोगी वस्तु में परिवर्तन, कच्चे माल को उपयोगी रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे लकड़ी, गोंद, रबड़, तेल, औषधि आदि बहुत से हैं तो कच्चे माल के रूप में हम इसको होते, फिर इसको हम क्या करते हैं, अपने उपयोग में, उपयोगिता के लिए इसको अपने हिसाब से उसका परिवर्तन करते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में फल, कंदमूल, दूध, मक्खन, पनीर, ये हमारे खाने के उपयोग में है। बहुत से, गेहूं है, चावल है, ये सब खाद्य पदार्थ है, खाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोगिता होती है, इसलिए खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथे के बाद ये पांचवा जो विकास का जो संसाधन है, वो विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, इसका तात्पर्य है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका विकास हो गया है और उसको हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। बहुत सी ऐसे संसाधन हैं, आप चाहे फैक्ट्री हो गई, कोई मिल हो गया, कोई भी आविष्कार हो गए, आविष्कार उसके साथ हम उसका क्या कर रहे हैं, लगातार हम उसको, चूंकि उसका विकास हो चुका है, उस संसाधन को हमने उसको बदलने का या कई कोई कर चुके हैं, तो उसका विकास हो जाने से हम उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। इसका जो है विकास में ही दूसरा है संभाव, यानी कि संभाव्य, यानी कि संभावनाएं, ऐसे संसाधन जिनके जो संभावनाएं हैं, जिसका अभी विकास नहीं हुआ है, इसका विकास अभी नहीं हुआ है और ना उसका उपयोग हो रहा है, ऐसे संसाधन असंभाव्य कहलाते हैं। जैसे भारत की विशाल जल राशि, भारत की विशाल जो जल राशि है, वह इतनी, उसका उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत छोटा सा हिस्सा
आप उसमें अगर कह लिया जाए तो उसे बहुत छोटे से हिस्से को हम पानी को एकत्र करते हैं, बिजली बनाते हैं, सिंचाई करते हैं, इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा भाग जल का, बहुत बड़ा भाग जल का जो है आज भी समुद्र में जाकर मिल जाता है। और ये क्या होता है, हमारे यहाँ फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिस दिन हम इस बड़ी जल राशि का खोज किया जा रहा है और इस बड़ी जल राशि का हम समुचित रूप से उपयोग करना शुरू कर देंगे, एक संभावना है इस बड़ी जल राशि का। इसलिए इसी प्रकार समुद्र में आने वाले ज्वार, समुद्र में आने वाले ज्वार का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस पर भी कार्य चल रहा है, इसको किया जा रहा है, आविष्कार हो रहे हैं किस प्रकार से इसका एक संभावना है कि हम इस ज्वार को की ऊर्जा को एकत्र करके हम अपने विकास कार्यों में इसका उपयोग करें। इसलिए यह जो है संभाग या संभावना वाले संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा, आज हम लोगों ने 5 संसाधनों का बड़ी तेजी पढ़े हैं उसको, जिसमें पहला संसाधन है मौलिकता का। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ ले, रिवीजन कर ले। तो पहला जो है मौलिकता के आधार पर, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट रखा था, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इसी प्रकार दूसरा जो संसाधन था वह पुनःपूर्ति का संसाधन था। पुनःपूर्ति के संसाधन में नवीकरण और अनवीकरण। इसी प्रकार तीसरे संसाधन जो थे वो उद्भव के आधार पर, यानी कि इसका उत्कर्ष, इसका उद्भव हो, उसके आधार में जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन है। इसके बाद तीसरा आधार उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन थे, जिसको हम लोग ऊर्जा के संसाधन समझे, कच्चे माल के रूप में संसाधन और खाद के रूप में संसाधन। इसी प्रकार जो तीसरा अंतिम जो था वह था विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था में अभी मैंने जिक्र किया, यह भी 2 विकसित संसाधन और असंभावित संसाधन। इस प्रकार से आज हम लोग यही पर इस चैप्टर को इसका वहीं समाप्त करते हैं। शेष जो हिस्सा है अगले वीडियो में आपसे फिर चर्चा करेंगे। उसमें कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब आपको यहीं से प्राप्त होगा। जिसमें पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन का वर्णन कीजिए। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन के विषय में लिखिए। तीसरा है संभाव्य संसाधन से क्या समझते हैं। चौथा है चक्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। यह इस प्रकार से ये प्रश्न अभ्यास में करना है। अगर आपकी कोई समस्या इसके अतिरिक्त भी रह जाती है तो इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप को आप क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करिए और अपनी समस्या उसमें लिखकर भेजिए। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास फिर से किया जाएगा।